फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स डेवलप्ड टू अपोज द relative motion or the tendency of relative motion between two surfaces. So फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो दो सरफेस का अंदर आके रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, तो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करने में, दैट इज उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको घटाने के लिए फ्रिक्शन वहां पर होगा। डिटेल्स में समझते हैं क्या है। ठीक है, टू केसेस हो सकता है। एक क्या है कि एक जो बॉडी है वो इस सरफेस के ऊपर है, यहाँ पर भी और एक सिमिलर बॉडी है। दो काम हो सकता है। एक हो सकता है कि ये रेस्ट में है, दैट इज v इक्वल्स टू 0। एक हो सकता है कि इसका एक मोशन है। क्लियर? अब इसका भी दो केसेस हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूं। एक तो इसका पकड़ लो कि इसका वेलोसिटी v है। क्यों? क्योंकि इधर जो है इस पे a फोर्स लगा हुआ है। ओके, a फोर्स लगा हुआ है, इसलिए उधर उसका वेलोसिटी है इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस तो एक ही जगह पर है, तो इसका ऊपर से ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका और इसका एक रिलेटिव मोशन किस लिए है कि यहाँ पर एक फोर्स इधर लगाया गया, इसलिए। क्लियर? अब क्या है कि ये भी रेस्ट पे है, लेकिन रेस्ट का लिए दो काम हो सकता है। एक क्या है कि यहाँ पर मैं इधर एक फोर्स लगाया, फिर भी ये रेस्ट पे है। और एक केसेस क्या हो सकता है? और एक केस जो हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, सो ये भी रेस्ट पे है। तो रेस्ट का लिए दो काम हो सकता है। ये हम लोग देखते हैं भी जनरल कि किसी भी चीज पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, आइदर वो मूव करता है या वो मूव नहीं करता है। लेकिन फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो तो मूव नहीं करता है, स्टैटिक है, स्टैटिक ही रह जाएगा, वो तो होता ही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसमें भी क्या अलग सी चीज है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें जब बोल रहे हैं कि जैसे फोर्स इधर लग रहा, तो यहाँ पर क्या है कि ये बॉडी का मूवमेंट हो रहा है इस सरफेस पे रिस्पेक्ट में, दैट इज इस सरफेस जो है स्टैटिक है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो देयर इज ए रिलेटिव मोशन। तो अब रिलेटिव मोशन है, तो इसका ऑपोजिट साइड पर इस जगह ट्रेंजेंशियली टू दिस सरफेस, ये जो दो सरफेस का कांटेक्ट है, इसका ट्रेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि एक ए फोर्स, इसको स्मॉल एफ से हम लोग शो कर रहे हैं, स्मॉल एफ फोर्स इधर काम करने वाला, दैट इज फ्रिक्शन, जो इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। मतलब ये रोक नहीं पाया, लेकिन पीछे का तरफ ये एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। इसके लिए भी क्या है, देखो फोर्स लगा दिया हम लोगों ने। अब ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स होता है तो वहां पर उसका तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तभी हो सकता है कि ये सामने का तरफ एक फोर्स काम कर रहा, पीछे का तरफ भी एक फोर्स काम करे। लेट से दिस इज ऑल्सो एफ। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर दिया है, इसलिए ये फोर्स देने का बाद भी ये बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है। सो ये एक केस हो सकता है। और ये जो एक केस था, इसमें क्या है कि इसमें ये तो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स है दैट फोर्स एफ इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन इसमें कोई फोर्स ही नहीं है। तो फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी मोशन।
क्योंकि ये स्टैटिक था तो स्टैटिक ही रहेगा। न्यूटन्स लॉ से तो यही था कि इधर फोर्स नहीं है तो ये स्टैटिक ही रहेगा। अब क्योंकि इधर फोर्स नहीं है तो इसलिए इधर भी कोई फोर्स नहीं है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स F कब कब आ रहा है, जब या तो मोशन है या मोशन का टेंडेंसी है। दैट इज इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। इसका जो सरफेस है नीचे वाला ये सरफेस और इस सरफेस में इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, ओके, रिलेटिव मोशन, ओके। और इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन तो है नहीं लेकिन टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये दोनों केसेस में हम लोगों का फ्रिक्शन आया था। तो ये क्लियर हुआ कि ये स्टैटिक रहने से भी फ्रिक्शन आ सकता है जब इस पे कोई फोर्स लगाया जाए तो। इफ देयर इज नो फोर्स देन देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इस सिचुएशन में जब ये मूव कर रहा है, दैट इज बॉडी इन मोशन, तब जो फ्रिक्शन आता है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको एफ के लिख देते हैं। और जब ये मूव नहीं कर रहा तो उस टाइम का जो फ्रिक्शन आता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको एफ एस लिख देते हैं। क्लियर। अब फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से चेंज होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। ये जो फोर्स है ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है, ये जो एफ के ये एक कांस्टेंट फोर्स है, ओके, कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि ये एफ के चेंज नहीं होने वाला है। बॉडी जितना भी स्पीड से मूव करे या स्लोली मूव करे, कुछ भी करे, उसमें वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो है ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स एफ इक्वल्स टू 0 है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स ये भी 0 है और ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाते गए 2, फिर भी ये बॉडी जो है ये मूव नहीं किया। इधर जो अप्लाइड फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स को हम लोग बढ़ाते गए, 0 से 2 कर दिए, फिर भी ये बॉडी नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीछे का तरफ भी जो फोर्स है वो भी 2 है। सो एफ इक्वल्स टू यहाँ पर 2। तो इसमें क्या है, ये रेस्ट पे ही रह गया। एफ का वैल्यू 3 कर देते हैं, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि ये मूव नहीं कर रहा। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, अब 3 हो गया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 2 रहता तो फिर तो एक नेट फोर्स आ जाता 3 - 2। लेकिन अब भी मूव नहीं कर रहा तो क्या हुआ कि जितना अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना है, तो फिर भी ये रेस्ट पे होगा, ओके। अब सोचो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब क्या हुआ कि अब भी जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स 4 हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स 4, ये रेस्ट पे। क्लियर। अब आखिर ये करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग 5 कर देते हैं और इसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, मोशन, ये मोशन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या है, ये लेस देन समथिंग होगा, लेस देन ये होगा, तभी ये मोशन में हो सकता है। लेस देन 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि मतलब कब तक ये बॉडी मूव नहीं किया, जब तक अप्लाइड फोर्स 4 था। क्लियर। तो अप्लाइड फोर्स का सर्टेन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जब तक ये मूव ना करे उस टाइम तक क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एडजस्ट करते 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 चल रहा है। क्लियर। अप्लाइड फोर्स के साथ। सो इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको बाहर से किसी ने नहीं एडजस्ट कर रहा है, ये खुद एडजस्ट कर रहा है। सो क्या हो गया, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब अप टू 4 तक ही ये एडजस्ट कर पाया है। सो दिस इज द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ये 4,
दैट इज मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये इससे इक्वल हो जाता है, इक्वल होते रहता है, दैट इज द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्लियर। उसके बाद जब फोर्स, अप्लाइड फोर्स उससे भी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन है ये घट जाता है, क्योंकि जो है कि किसी सरफेस के ऊपर में जो रफनेस होता है उसके ऊपर से कोई बॉडी जो मूव कर रहा तो उसका भी एक रफनेस है। अब जब भी ये बॉडी उधर मूव कर रहा है तो इस पे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ये रफनेस को मतलब क्रॉस करके, इसका जो अपोजिशन है, अपोज करके रखा है जो रफनेस ने, उसको क्रॉस करके स्टार्ट होने में इसको ज्यादा फोर्स लगता है। सो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम है। अब क्या हुआ कि ये जो इसको क्रॉस कर गया तो फिर इसका वैल्यू 4 नहीं होगा, इससे लेस हो जाएगा। ओके, लेस देन 4 हो जाएगा। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था उससे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा लेस हो जाता है, क्लियर। और क्या होता है, वो जब भी है ये लेस हो गया, सोचो कि ये लेस हो गया, इससे लेस होके ये हो गया है 3.5, क्लियर। तो अब तुम ये फोर्स को जितना भी बढ़ाते जाओ, इसको 6 करो या 7 करो, इसका वैल्यू 3.5 ही होना है और ये मोशन में रहना है। तो इसका मतलब क्या है, एफ के का वैल्यू कांस्टेंट है, क्लियर। और एएफएस का वैल्यू जो है वो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ चेंज होते रहता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। दैट मैक्सिमम लिमिट जब तक ये इससे एडजस्ट होता है, वो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम लोग आखिर इधर फ्रिक्शनल फोर्स और उसके साथ साथ इधर हम लोग अप्लाइड जो फोर्स है इसको ले लेते हैं। इधर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एफ, इधर हो गया अप्लाइड जो फोर्स है वो फोर्स एफ लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, इसका ग्राफ ऐसे होने वाला है कि जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर रहा तब तक ये दोनों ऑलवेज इक्वल है, क्लियर। तो इसका जो स्लोप है ये स्लोप हो जाएगा 45 डिग्री। इस जगह क्या हो गया, जितना है अप्लाइड फोर्स उतना ही है फ्रिक्शनल फोर्स अप टू दिस। तो क्या होगा, ये जो एफ का वैल्यू है यहाँ से लेके ये जो वैल्यू है और ये जो ये वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, क्लियर। इस जगह पर जाके जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो रहा है ये दैट इज क्या है, ये जो है ये वैल्यू क्या है, इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, कैपिटल एल लिख देते हैं, एफ एल दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स को इससे भी बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा डिक्रीज कर जाने वाला है और उस वैल्यू में ये कांस्टेंट, आप फोर्स जितना भी अप्लाई करो वो कांस्टेंट हो रहने वाला है। So this is the graph of frictional force varies with applied force. Clear? अब हम लोगों को देखना है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसका वैल्यू क्या होता है। एक सरफेस ले लेते हैं, ये इस पे एक बॉडी है, तो ये बॉडी का आखिर इधर मोशन होता है, इधर हमने फोर्स लगाया, चलो ये फोर्स, इसके लिए इधर मोशन हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो इस जगह है दोनों का सरफेस कांटेक्ट, इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो है हम लोग को निकाल सकते हैं। जैसे कि ये बॉडी इस सरफेस पे है तो क्या होगा, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है जो कि ये सरफेस इस बॉडी पे लगाएगा एन, और नीचे का तरफ जो है इधर क्या काम करने वाला है, एम जी, क्लियर। ये सरफेस इस बॉडी पे लगा रहा है एन, और इधर क्या हो रहा है, नीचे का तरफ इस पे ये एम जी फोर्स काम कर रहा है। तो इस बॉडी का आखिर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए जैसे कि इसका तो कोई अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस एन इक्वल्स टू एम जी। सो एन इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी।
अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू कर सकते हैं कांस्टेंट इनटू एन। दिस कांस्टेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ओके, ये है फ्रिक्शनल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का क्या रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब ये आखिर मोशन पे होता है तो उस टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। ओके, दैट इज म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाय एन। और ये स्टैटिक मोड पे होता है तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस बाय एन, ये होता है। क्लियर? तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोगों को जब प्रॉब्लम्स करना है उस टाइम अच्छा से केयरफुल होना चाहिए इन दोनों को यूज करने का लिए। ऐसे तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें एक ही म्यू दिया होता है। आखिर प्रॉब्लम में एक ही म्यू दिया होगा तो उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट पकड़ सकते हैं। लेकिन दो दिया रहेगा तो हम लोगों को देखना है कि वो कहाँ कौन सा यूज होने वाला है। जहां मोशन है वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करने वाले हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जहां मोशन नहीं है वहां पर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करना है। मेनली हम लोग देखते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि जैसे कि टोटल जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था एफ के, ये लेस देन था एफ एस मैक्स। ओके, इससे कम था, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो म्यू के का वैल्यू होता है, म्यू के का वैल्यू भी क्या होता है? म्यू के का वैल्यू भी म्यू एस से कम ही होता है। क्लियर? लिमिटिंग केस में ये आ जाता है एफ एस एल ओके बाय एन। हो गया, दैट इज द मेनली हम लोग लिमिटिंग केसेस के लिए जो ये करते हैं उस टाइम ही हम लोग बोलते हैं कि लिमिटिंग जो वैल्यू है उसके साथ ही इसका प्रोपोर्शन जो आता है उससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब अगर इस बॉडी का मोशन का हम लोग को देखना है तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस फोर्स का लिए इधर मोशन होगा या नहीं होगा, तो वो हम लोग देख सकते हैं। पहले तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या से जो म्यू दिया होगा, म्यू एस जो दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? वो मैक्सिमम वैल्यू जब इसका आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू एस एन, एन का जगह हम लोग एम जी बैठा देंगे। सो म्यू एस इंटू एम जी करके हम लोग जो देख सकते हैं दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो इधर जैसे फोर्स हम लोग देते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स उससे साथ साथ एडजस्ट करता है अप टू ए सर्टेन वैल्यू तक। दैट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगा ये एफ एस जो मैक्स, ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, आखिर ये फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा होता है तो इसका मोशन होगा। आखिर ये फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स इससे कम होता है तो मोशन नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह का हम लोग प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। एक्सलेरेशन जब हम लोग को निकालना होगा तो एक्सलेरेशन क्या कर देंगे? आखिर ये फोर्स जो एफ फोर्स है, एफ फोर्स अगर ग्रेटर देन हो गया एफ एस मैक्स तो क्या हो जाएगा? उसका एक्सलेरेशन होगा। तो वो एक्सलेरेशन क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, एफ माइनस जो है एफ एस मैक्स बाय एम मास ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा एक्सलेरेशन। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आज एफ एस आखिर इससे बड़ा हो गया फिर तो बॉडी मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो फिर हम लोगों को जो है एक्सलेरेशन का कोई बात ही नहीं आता है। क्लियर?
और एक बात यहाँ पर सब लोगों को पता करना चाहिए, एक है आखिर ये बॉडी इधर होता है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स काम करने वाला है। अगर सोच लेते हैं कि इसका मूवमेंट है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो इस पे क्या क्या फोर्स काम करने वाला है। एक तो है नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर का तरफ काम करने वाला है, क्लियर। और एक है इधर फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इधर काम करने वाला है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी होगा, क्लियर। वो सोच लेते हैं। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और ये जो एफ फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एक रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट ले लेते हैं हम लोग ऐसे। तो ये रिजल्टेंट जो आर, ये इसके साथ जो एंगल करता है, ये ऑब्वियसली एफ जो इधर दिया हुआ है, ये ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज एस एफ एस मैक्स, ओके, दैट इज एफ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग का जो फ्रिक्शन है इधर, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आखिर इस वेक्टर को हम लोग इस जगह कर दिए प्लॉट, वो कर सकते हैं क्योंकि पैरेलली हम लोग वेक्टर को ले जा सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू ये जो है ये वाला तो इसके इक्वल आ जाएगा। सो आ जाएगा एफ एस मैक्स और एफ एल लिख देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, बाय ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एन बाय एन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये म्यू एस। सो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। यहां से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्लियर। इसका मोशन नहीं है एक्चुअली, इसका मोशन मतलब इसमें फोर्स लगा हुआ है तो इसका मोशन का टेंडेंसी है, बट दैट इज इन जीरो। सो तभी क्या होगा कि इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है, क्लियर। तो इस पे क्या आ जाएगा कि हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे ज्यादा तो प्रॉब्लम जो भी होगा हम लोगों का प्रॉब्लम रहेगा उसमें म्यू एस म्यू के अलग से नहीं बोला रहेगा। सो म्यू भी हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, ये भी एक रिलेशन आ जाएगा। अब इस चीज का ऊपर जो हम लोग प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत जिस तरह का प्रॉब्लम्स जेई में आता है उसमें कंसंट्रेट करते हैं, तो वो देखते हैं क्या है। पहला तो एक ले लेते हैं कि किसी भी बॉडी जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं रोलर के बारे में, कि पुल करना या पुश करना कौन सा इजी है, क्लियर। तो सोचो कि ये दो हम लोग लिए हुए हैं, इस पे देखना है कि इस पे पुल करना इजी है या पुश करना इजी है। तो सोचो कि इसको क्या किया जा रहा है, इस तरह से पुश किया जा रहा है ये फोर्स से। कैसे, इसको हम लोग इधर बढ़ा देते हैं इधर। इसको क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ये जेई का प्रॉब्लम है। ये जो फोर्स है एक फोर्स, ये है 20 न्यूटन। तो इस बार जो है कि इस बार इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है हम लोगों को जो निकालना है। और ये एक केस है जो कि इसमें भी 30 डिग्री एंगल में है, एफ जो है फोर्स वो भी 20 है न्यूटन। तो कौन सा केस में हम लोगों का इजीली हम लोग ले जा सकते हैं वो भी देखना है, और ये है कि किस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस पे जो है नीचे का तरफ क्या काम करने वाला है, काम करने वाला है यहाँ पर mg। ऊपर का तरफ क्या करने वाला है, इधर करने वाला है m। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये
एफ जो 20 न्यूटन है, तो इधर क्या आने वाला है, इधर आने वाला है एफ कॉस 30। क्लियर? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एफ तो 20 है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सो 20 इंटू √3/2 यानी 10√3 इधर का फोर्स है। क्लियर? इसका और एक कंपोनेंट किधर काम करने वाला है, नीचे का तरफ काम करने वाला है, ये हो जाएगा एफ साइन 30। क्लियर? तो ये जो बॉडी है इसका तो ऊपर नीचे का कोई मोशन है नहीं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू ये नीचे का। सो हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू एफ साइन 30 प्लस mg। तो ये जो है एफ साइन 30 का वैल्यू क्या है, एफ तो है 20, साइन 30 हाफ, यानी ये आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? और ये आ जाएगा 10√3 न्यूटन। mg जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा m, इधर आगे इसको 5 दिया रहता है, ये 5 kg, और g का वैल्यू दिया होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा तुम्हारा 50। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू क्या होगा, f साइन 30 यानी 10 प्लस 50, सो 60 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन जो है। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है पीछे लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है ये आ जाएगा म्यू इंटू एन। अब म्यू का वैल्यू आके 0.2 दे देता है, तो फिर क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 0.2 देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.2 इंटू 60, सो 12 न्यूटन। क्लियर? पीछे का तरफ जो हो गया, ये हो गया 12 न्यूटन। यह जो है इस सरफेस का जो है, इस सरफेस का म्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2। तो पीछे का तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो है 12 न्यूटन। दैट इज ये मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है, एफएस मैक्स, ये जो है ये हो गया 12 न्यूटन। फ्रंट की तरफ है 10√3 न्यूटन। तो 10√3 का जो वैल्यू है ये नियरली 17 का ऐसा कुछ आ जाएगा, ये नियरली 17 ऐसा कुछ आएगा, 17.32 न्यूटन ऐसा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है 12 न्यूटन, इधर 17.32 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली इसका एक मोशन इधर होगा, तो इसका एक्सलेरेशन कितना आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सलेरेशन निकालते हैं। इसका एक्सलेरेशन हो जाएगा कितना, हो जाएगा दिस माइनस दिस, सो इसको आगे हम लोग 17.32 माइनस 12 बाय इसका मास कितना है 5। क्लियर? क्योंकि एफ नेट बाई एम इक्वल्स टू ए, तो ये आ जाएगा हम लोगों के लिए, ये कितना आएगा, ये नियरली इक्वल टू जो है ये आ जाएगा हम लोगों का 5.32 बाई 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बारे में जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए ऊपर का तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg। सिमिलरली एफ जो है इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा जो कि एफ कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10√3। ओके, 10√3 न्यूटन यानी 17.32 न्यूटन। और क्या हो जाएगा, ये जो है इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ऊपर का तरफ जो है एफ साइन 30। क्लियर? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10, एफ साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? और ये mg आ जाएगा 50, क्योंकि m 5 है सेम, और g 10, तो 50 आ जाएगा।
तो इसके लिए भी ऊपर नीचे का कोई मोशन नहीं है, सो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज N प्लस F sin 30 इक्वल्स टू mg। तो N क्या आ जाएगा, mg माइनस F sin 30, सो mg 50 माइनस F sin 30 10 इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, इसके लिए जो ऑपोजिट साइड में जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा F S मैक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा म्यू इंटू एन। क्लियर, तो म्यू तो 0.2 इंटू एन कितना है, इसके लिए भी म्यू 0.2 है। ओके, म्यू 0.2 ही है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एन तो 40 है, तो 40, तो क्लियर 8 न्यूटन। तो इस टाइम जो है पीछे का तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो है 8 न्यूटन, पहले काम कर रहा था 12 न्यूटन। तो किस सिचुएशन में हम लोगों को इसको आगे ले जाना इजी होगा, हम लोग पुल करते हैं तो उसमें आगे ले जाना इजी होगा, पुश करते हैं तो क्या होगा, उसको आगे ले जाना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर, अब इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। इस सिचुएशन में एक्सप्रेशन आ जाएगा नेट फॉरवर्ड फोर्स जो कि है 17.32, नेट बैकवर्ड फोर्स जो है 8 बाय ये क्या आ जाएगा यहाँ पर m जो है 5, तो ये आ गया 9.32 बाय 5, ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 का ऐसा कुछ आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.8 के बस। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। तो एक बात है, हम लोग जैसे लास्ट प्रॉब्लम जो था उस पे क्या आ गया था, हम लोग का n इक्वल्स टू आया था mg। क्लियर, दैट्स वाई f जो था म्यू n वो था म्यू mg। ये गलती नहीं करना चाहिए कि म्यू mg जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये गलती नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो याद रखना है वो है म्यू n, क्योंकि n का वैल्यू हर वक्त mg नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम का जो प्रॉब्लम था उसमें n का वैल्यू mg था, क्योंकि उसमें जो फोर्स था वो फोर्स इधर हम लोग अप्लाई कर रहे थे पैरेलली, उसका कोई कंपोनेंट नहीं था ऊपर नीचे। लेकिन जब भी ये नीचे का तरफ हो या ऊपर का तरफ हो या कोई जो इंक्लाइन प्लेन में हो, कभी भी हो, तो उस टाइम n का वैल्यू mg से इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना अच्छा है कि फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू n। क्लियर, तो यही हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम लोगों को करना चाहिए। अब वहां पर n का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जो भी आएगा उसको पुट करके हम लोग वैल्यू ये निकाल सकते हैं। और एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो भी जेई पे आया था। ये जो प्रॉब्लम है, ये सेकेंड प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि ये भी जेई में आया था। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मास है m2 जिसका वैल्यू है 10 किलोग्राम, और एक मास है m1 जिसका वैल्यू है 5 किलोग्राम। ये m2 m1 से एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है एक फिक्स्ड पुली का ऊपर से। अब क्या होगा, लास्ट में हम लोग पुली का सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स थे उसमें हम लोग देखे हैं लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोग क्या देखे हैं, इससे पहले जो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे उसमें पुली का जो प्रॉब्लम था उसमें क्या देखे थे कि इस तरह से जो होगा तो इसमें तो इधर कोई फोर्स है नहीं, फिलहाल एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा, इधर का जो फोर्स है इसके लिए ये आगे जा सकता है। अब क्या होगा कि इधर का जो फोर्स है ये 5 है, तो नीचे का तरफ 5g काम करने वाला है। क्लियर, तो ये इसी का वजह से क्या होगा, इधर एक टेंशन काम करेगा, और जो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो यहाँ भी एक टेंशन काम करने वाला है। तो इस टेंशन की वजह से ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स आखिर इससे बड़ा हो जाता है या इससे इक्वल होता है, तो ये इधर नहीं जाएगा। तो हमें यही निकालना है कि ये ऊपर में, इसका ऊपर में ये जो स्मॉल m है, फाइंड स्मॉल m कितना है जिसके लिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ये मूव ना करे नीचे का तरफ।
मिनिमम कितना होगा, एम का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो हम लोगों को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पकड़ लेते हैं कि एम डालने का वजह से इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू ये। क्लियर? तो मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब इसका भी मूवमेंट नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, नीचे का फोर्स इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स। तो M1 का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे का फोर्स इक्वल टू ऊपर का फोर्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 5G। क्लियर? अब ये जो सरफेस है यहाँ पर नीचे का तरफ टोटल कितना काम करेगा, जो इसका डाउनवर्ड जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, M प्लस M2 इंटू जी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगने वाला है, क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन ये बॉडी पे लगने वाला है, इस पे नहीं, इस पे अलग होगा। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगने वाला है वो इसके वेट के लिए लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो लगने वाला है ये टोटल वेट के लिए लगेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर का तरफ होने वाला है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर का तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर काम करने वाला है उसका वैल्यू हो जाएगा N इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल N, सॉरी ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, M प्लस M2 इंटू जी। क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन का तरफ भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, इधर भी मूवमेंट नहीं हो रहा, सो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इसीलिए ये होगा। अब यहाँ से हम लोग को जो फ्रिक्शनल फोर्स ये आने वाला है वो कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन, सो म्यू इंटू एम प्लस M2 इंटू जी। क्लियर? तो आखिर ये जो फोर्स है ये बॉडी मूव कब नहीं करने वाला है, आखिर ये जो पीछे वाला फोर्स है ये ग्रेटर और इक्वल टू टी। तो ये मूव तभी नहीं करेगा जब F ग्रेटर और इक्वल्स टू टी। तो F का वैल्यू क्या हो गया, म्यू इंटू एम प्लस M2 इंटू जी ग्रेटर और इक्वल्स टू हो गया इधर 5G। यहाँ पर भी M2 के जगह भी हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं, ये 10। क्लियर? सो म्यू एम प्लस 10G ग्रेटर इक्वल टू 5G। तो दोनों तरफ से हम लोग G को हटा सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू एम प्लस म्यू इंटू 10 ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। तो हम लोग लिख सकते हैं m ग्रेटर और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 म्यू बाय म्यू। तो यहां से हम लोगों को जो आने वाला है ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 बाय म्यू माइनस 10, इसे डिवाइड करते हैं तो क्लियर, ये आ जाएगा। सो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या होगा कि 5 बाई म्यू, सो म्यू का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं 5 बाई 0.15 माइनस 10 इक्वल्स टू, इसको हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो बैठ जाएगा, ये 100/3। तो इससे क्या आ जाएगा 33.33 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 23.33। सो m का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होना है क्या, यहाँ पर लिखते हैं m का वैल्यू क्या होना है, ग्रेटर और इक्वल टू 23.33। तो मिनिमम वैल्यू m का कितना होगा, सो m जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो ऑब्वियसली होगा इक्वल्स टू 23.33। आखिर इतना होता है, इतना किलोग्राम, तो फिर ये बॉडी इधर मूव नहीं करने वाला है। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतने में रखते हैं। आखिर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसका लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को मिल जाए।